नेता नौशाद सिद्दीकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौशाद सिद्दीकी वेलकम। ওয়েলকাম ওয়েলকাম। আপনাদের একটা ছোট্ট পরিচয় করিয়ে দেবো আমি। বাবা সাহেব আম্বেদকরের দেয়া যে উপহার আমরা পেয়েছি সংবিধান, যে আমরা লড়াই করার স্বাধীনতা পেয়েছি, ধর্মচারণের যে স্বাধীনতা পেয়েছি, বলার যে স্বাধীনতা পেয়েছি, এই মিটিং মিছিল করব তার যে স্বাধীনতা পেয়েছি, সংবিধানের সাংবিধানিক অধিকার, এবং আপনি আমি যে ভোটদানের স্বাধীনতা পেয়েছি আর্টিকেল 326, সেই সাংবিধানিক আমার কনস্টিটিউশনাল রাইটের মধ্যে পড়ছে। সেই বাবা সাহেব আম্বেদকরের নাতি প্রকাশ আম্বেদকরজি আপনাদের সামনে আজকে উপস্থিত হয়েছে। সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে প্রকাশ আম্বেদকরজি আপনাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে আপনাদেরকে কিছু বলার জন্য। বলবেন প্রাক্তন এমপি, তিনি বলবেন। दो ही राज्यों तक सीमित बैठे हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज देश की हालत को देखते हुए अगर लेफ्ट विचारधारा बचाना चाहते हो, इसका विकास करना चाहते हो, तो समझौते की राजनीति के लिए तैयार हो जाओ, वरना दूसरे राज्यों से जैसे अब मिट गए वैसे यहां से भी मिटना अपना शुरुआत हो जाएगा। मैं एक लॉस मानता हूं इसको। मैं इसको जो है लॉस मानता हूं। ये एक बहुत भारी नुकसान होगा देश को अगर वामपंथियों की ताकत अगर कम होती है। अगर वामपंथियों की ताकत अगर कम होती है तो ये देश का सबसे बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए वामपंथी नेताओं से मैं अपील करता हूं कि नजाकत को देखिए, वक्त को देखिए और वक्त के मुताबिक चलना आप सीखिए। दलितों ने अपनी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रखी है। कई बार उस पर हमला हुए, मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन राज्यों में अंदर दलितों ने अपनी एक आइडेंटिटी बरकरार रखी है। मैं अब उनसे कह रहा हूं कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से इस देश के अंदर जो आर्थिक उत्पीड़न था, आर्थिक लूटमार थी, उसको रोकने के लिए बाबा साहब ने प्राइवेटाइजेशन को विरोध किया था और पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया था। प्राइवेट सेक्टर को विरोध किया था और पब्लिक सेक्टर को उन्होंने समर्थन किया था। आज इस देश के अंदर चाहे वो कांग्रेस हो सेंटर में थी तब, या बीजेपी हो अब है, ये प्राइवेटाइजेशन की ओर वहां पर बढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ना, इसका मतलब अपनी आर्थिक आजादी खोना है। प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ के दबे कुचले हुए आदिवासी, दलित, ओबीसी, इनकी जो है आर्थिक इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्रता जो है वो खत्म हो जाएगी और दोबारा हम लोग कैदी बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति है और इसलिए दलितों का मुझसे कहना है कि आप अपनी पहचान बनाइए, जो बनी है उसको दोबारा उभारिए। एक अलग से सम्मेलन आप कर लीजिए और उस सम्मेलन में कहिए कि हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ने इस देश को ऐसे कतार पर खड़ा कर दिया है, इस देश पे ऐसे कतार यहां पे खड़ा किया है कि हम लोग 6 महीने के अंदर अर्थव्यवस्था जो है वो लड़खड़ाती दिखाई देगी देश की। 6 महीने के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था जो है
वो लड़खड़ाती देखने मिलेगी, ऐसी एक परिस्थिति है। मित्रों, आप पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। एसआरए के माध्यम से करीब करीब 1.5 करोड़ वोटर जो है वो निकाले जाएंगे। 1.5 करोड़ वोटर जो है वो निकाला जाएगा और 1 करोड़ फर्जी वोटर उसमें ऐड किया जाएगा। ये साजिश है, ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से साजिश। इस साजिश को आपको रोकना होगा और इस साजिश को अगर आपको रोकना है तो जो आरएसएस के खिलाफ है उसको बंद बनाना होगा। उस पे विचार तय करने होंगे, मन बनाना होगा कि जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन पूरी ताकत से हर एक वोट आरएसएस के खिलाफ जाएगा और जो गठबंधन एसएफआई होगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। ये उम्मीद मैं आप लोगों से यहाँ पे करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नजदीक में चुनाव है। बंगाल की जनता से मैं उम्मीद करता हूं कि लेफ्ट ओरिएंटेड स्टेट है, आप इस स्टेट को आरएसएस और बीजेपी का अड्डा होने से बचा दीजिए। आरएसएस और बीजेपी का वेस्ट बंगाल को अड्डा होने से बचा दीजिए, वरना ये क्या करेंगे पता नहीं है। और इसलिए दोस्तों, परिस्थिति जो है बेकाबू होते जा रही है देश की। जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर है, मैं मान के चलता हूं, लेकिन आपका साथ और सहकार्य जब तक मिलता नहीं, आपका साथ और सहकार्य जब तक मिलता नहीं, तब तक ये बेकाबू हुई परिस्थिति को हम लोग काबू नहीं कर सकते। ऐसी एक परिस्थिति मैं मुसलमानों से ये कहूंगा कि ये जो संविधान है, ये अमन पर संविधान है। यहां मुसलमानों को सत्ता में जाने की इजाजत है और अपना धर्म निभाने की भी इजाजत है। कोई रोक नहीं है, कोई ठोक नहीं है। इसलिए मुसलमान अगर इकट्ठा होकर ये आरएसएस से पूछता है कि भैया क्या वजह है कि आप ये संविधान बदलते हो, आप इकट्ठा होकर, मुसलमान अगर इकट्ठा होकर ये अगर पूछेगा आरएसएस से, भैया इस संविधान में क्या कमी है ये बताओ, आप ये संविधान बदलना क्यों चाहते हो, तो आरएसएस को जवाब देना होगा कि वो क्यों बदल रहे। मैं उम्मीद मुसलमानों से करता हूं कि वो इस सवाल को उठाएंगे और एक लंबी चर्चा इस देश में शुरुआत करेंगे और संविधान को हम लोग बचाएंगे। यही उम्मीद लेते हुए यहाँ नौशाद सिद्दीकी और उनके सभी साथियों ने मुझे बुलाया, निमंत्रण दिया, सम्मान दिया, मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूं, आभार मानता हूं और आपकी रजा लेता हूं। खुदा हाफिज। বিপ্লব তৈরি করেছেন নওশাদ সিদ্দিকী মহাশয়। সেই নওশাদ সিদ্দিকী মহাশয়কে এই লড়াইটা করতে যারা পিছন থেকে নিজের জীবন উৎসর্গ করে হলেও সেই লড়াইটাকে দিয়ে চলেছেন এখনো পর্যন্ত, তারা আমাদের ভাঙড়ের গর্বিত নেতৃত্বরা মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন। আপনারা সকলেই সেই নেতৃত্বদের উদ্দেশ্যে আবারও একবার জোরে করতালি দিয়ে তাদেরকে অভিনন্দন জানাবেন এবং আমরা আশা করব 26-এর যে লড়াই রয়েছে সেই লড়াইয়ে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এবার আইএসএফ ডবল ডিজিটে যাবে। সেই ডবল ডিজিট যে সংখ্যাটা আসবে তার প্রতিনিধিত্ব করবে কিন্তু সেই ভাঙড়। তাতে আবারও ওই কচি খুকা কি বলে দিয়েছে যে ভাঙড় নাকি দখল করবে। তো কচি খোকার জন্য
আমাদের এই যে বড় বড় ভাই সাহেবরা দাঁড়িয়ে আছেন সামনে, ভাঙড়ের নেতৃত্ব, তারা যথেষ্ট, ঠিক বললাম কি না? লড়াই হবে তো? ভাঙড় থেকে আবারও লড়াই হবে তো? আমরা সত্যি গর্বিত ভাঙড়ের অঞ্চলের লড়াকু নেতৃত্ব যারা রয়েছেন, নারায়ণপুরের হাবিবুল্লাহ মোল্লা, বাপি মোল্লা, প্রাণগঞ্জের রাহুল মোল্লা ও ইয়াসিন মোল্লা, জাগুলগাজীর ইমরান মোল্লা ও সেলিম মোল্লা, সানপুকুরের আসাদুল মোল্লা, আব্দুর রহিম, চালতাবেড়িয়ার আলমগীর এবং তৌফিক রহমান, ভোগালী 1 নম্বরের কারিমুল মোল্লা এবং আশিকুল ও শামসুদ্দিন মোল্লা, ভোগালী 2 নম্বরের ওহিদুল মোল্লা, আসেম বিল্লা মোল্লা, আমিরুল বাগ, পোলেরহাট 2 নম্বর অঞ্চলের একাজুল মোল্লা ও রহমান, পোলেরহাট 1 নম্বরের ওসমান মোল্লা এবং জাহাঙ্গীর। নেতৃত্বদের বরণ পর্ব চলতে থাকুক। আর এবার মঞ্চে ডেকে নেব মহিলা নিরাপত্তা ও শ্রম কোড বাতিল এই নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য প্রিয়াঙ্কা বর্মন মহাশয়কে।